नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी 24 की इस एपिसोड में। आज हम एक ऐसी प्रमाणित पुनर्जन्म की कहानी के बारे में बात करेंगे जो कि अमेरिका के यूनिवर्सिटी ने भी इसको प्रमाणित किया था। अब देखिए, यूँ तो भारत में बहुत सारी पुनर्जन्म की कहानियाँ देखने और सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये कहानी इन सब कहानियों में से हट करके है। अब दरअसल होता क्या है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी होती है वर्जीनिया यूनिवर्सिटी। वहाँ पर पुनर्जन्म के एक्सपर्ट्स होते हैं। वो सारे एक्सपर्ट्स भारत की जब ये कहानी न्यूज़पेपर्स के माध्यम से उन तक पहुंचती हैं, उस कहानी के बारे में वो सुनते हैं, तब एक टीम बना करके भारत आते हैं और भारत आकर के उस पूरी कहानी की तह तक जाते हैं और फिर इस कहानी को वो स्वयं प्रमाणित करते हैं कि वाकई में ये पुनर्जन्म से संबंधित पूर्णतया सत्य घटना है। आज हम पुनर्जन्म की ऐसी ही एक सत्य घटना का जिक्र करने जा रहे हैं। आप बने रहिएगा कहानी 24 के साथ। ये जो कहानी है इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जगह होती है जिसका नाम होता है इटावा। ये जो इटावा है, इसी इटावा के आसपास एक गांव होता है। उस गांव का नाम होता है शरीफपुरा। शरीफपुरा जो गांव है, उस गांव में ठाकुर का परिवार रहता है। ठाकुर का परिवार होता है वो आर्थिक रूप से कोई इतना मजबूत नहीं होता, बहुत ही कमज़ोर होता है। उसी कमज़ोर ठाकुर के परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है और उस बच्ची का नाम रख लिया जाता है सुमित्रा। और उस बच्ची का जन्म होता है 1968 में। अब चूंकि ये जो सुमित्रा है, जिसका जन्म 1968 में एक ठाकुर के परिवार में हुआ था, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए सुमित्रा के जो पिताजी हैं वो शहर में छोटे मोटे काम और मजदूरी करने के लिए बाहर रहा करते थे। कुछ समय बीता, उसके बाद जो सुमित्रा हैं उसके जो माताजी हैं उसकी डेथ हो जाती है। सुमित्रा की जो माँ है उसकी डेथ हो जाती है। तब सुमित्रा की उम्र बहुत ही छोटी उम्र होती है। पिता हैं वो पास ही शहर में मजदूरी कर रहे होते हैं, तो उसके साथ इतना रहते नहीं हैं। और सुमित्रा का जो पालन पोषण होता है, घर के जो दूसरे सदस्य होते हैं, उसके काका वगैरह, वही उसको बड़ा करते हैं। तो लिहाजा जब सुमित्रा छोटी थी तब से लेके उसके जहन में हमेशा से अकेलापन, खालीपन ही रहा। वो हमेशा से उपेक्षा का शिकार ही रही, क्योंकि उसे माँ का प्यार नहीं मिला और पिता उसके साथ थे ही नहीं। सुमित्रा जैसे तैसे 13 बरस की उम्र तक आई, तब उसके पिता ने उसकी शादी करवा दी। ये वो दौर था जब लड़कियों की अमूमन शादी 13 से 17 बरस के बीच में कर ली जाती हैं। सुमित्रा के जो पिता थे उन्होंने भी सोचा कि मैं मजदूरी के लिए बाहर रहता हूँ, माँ इसकी है नहीं, घर के दूसरे सदस्य ही इसको बड़ा कर रहे हैं, 13 बरस की उम्र हो चली थी, तो उन्होंने उसकी शादी करवा ली। शादी जो करवाई वो पास ही में गांव था, वहाँ करवा दी। अब शादी वहाँ होने के बाद जो उसका पति था उसका नाम जगदीश सिंह था, और जिस घर में उसकी शादी हुई थी वो घर भी कोई ज़्यादा आर्थिक रूप से इतना स्ट्रांग था नहीं, यानी वो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर ही था। तो उसके जो पति हैं जगदीश सिंह, वो भी पास में मजदूरी किया करते थे। तो सुमित्रा ससुराल जाकर के भी अक्सर अकेलापन ही था उसके जीवन में। ना पति उसके साथ था, सास ससुर थे और वो थी। पर खैर, उसका जीवन जैसे तैसे चल रहा था। ये सब चल ही रहा था। उसी दरमियान समय आता है दिसंबर 1984। ये दिसंबर 1984 में एक बेटे को जन्म देती है। ये जो बेटे का जन्म था सुमित्रा के जीवन में खुशियाँ लेकर के आता है, क्योंकि सुमित्रा के जीवन में अब उसके जिंदा रहने की एक वजह थी, और वजह उसका बेटा थी। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, खूब लाड प्यार करती, और उसको जो अपने साथ रखा करती थी। उसका जीवन ऐसे चल ही रहा था। उसका बेटा अब तकरीबन 3 से 4 महीने का हो चला था। तभी एक दिन एक घटना उसकी ज़िंदगी में घटित होती है, और वो घटना बड़ी डराने वाली और अजीबोगरीब होती है। अब होता ये है कि सुमित्रा का जो रोज़ का जो दिनचर्या थी, उसके अंदर घर का काम करना, और घर के काम करने के बाद जो घर के पास ही जो कुआं है वहाँ से पानी भर करके लेके आना। उस दौर में, जो ये भी 60 और 70 के दशक की बात है, उस दौर में गांव इतने विकसित थे नहीं। तो पानी है वो गांव के एक निर्धारित कुएं से सारे गांव के लोग वहीं से पानी भर के लाया करते थे। सुमित्रा भी अपने रोज़ के शेड्यूल के तहत दोपहर के बाद का समय था, वो पानी लेने के लिए गई। कुछ औरतें वहाँ से पानी भर के घर की तरफ जा रही थी, कुछ औरतें पानी भर रही थी। सुमित्रा भी अपने बच्चे को गोद में ली और वहाँ पर पानी भरने के इस कुएं पर गई। कुएं पर पानी भर करके जब सुमित्रा वापस आ रही थी, तब सुमित्रा के साथ हैं जो एक घटना हो गई। और वो घटना ये हो गई कि
जो वहाँ कुएं पर पानी भरने वाली औरतें थी वो अचानक से देखती हैं कि ज़ोर ज़ोर से दांतों के कटकटाने की आवाज़ें आ रही हैं। जब वो औरतें अचरज में थी और उन्होंने सुमित्रा को घूम के देखा तो सब की आंखें फटी के फटी रह गई। ये सुमित्रा थी, बिल्कुल स्तब्ध मूर्त की तरह खड़ी थी। उसका जो एक हाथ है, एक हाथ में उसने बच्चे को गोद में पकड़ रखा था। जिस हाथ में पानी का बर्तन था वो बर्तन नीचे गिर गया, पानी गिर चुका था बर्तन से, और उसका हाथ ऊपर आसमान की तरफ था, उंगलियां पीछे की तरफ थी। दांतों से किटकिटाने की जोर सी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। आंखों की पुतलियां हैं वो गोल गोल जोर जोर घूम रही थी। ये नज़ारा था। गांव की औरतें और बच्चे पहले तो देख के डर गए, लेकिन चूंकि वो एक तरह का ऐसा स्थल था, गांव के सारे लोग पानी लेने के लिए आते थे, तो सब लोग इकट्ठे हो गए। सब ने हिम्मत करके एक साथ सुमित्रा को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा एक नहीं सुन रही थी। अब उसकी गोद में जो बच्चा था वो उस दरमियान सुमित्रा ने इतना टाइट उसको पकड़ के रख रखा था कि बच्चा मारे दर्द के करार रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन सुमित्रा को वो भी सुनाई नहीं दे रहा था। ये घटनाक्रम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक चला। आप कल्पना कीजिए, एक महिला बिल्कुल मूर्त की तरह खड़ी हो, गोद में उसका बच्चा उतना कस के पकड़ रही हो कि बच्चा मारे दर्द के चिल्ला रहा हो, कर्रा रहा हो, और उसके दांत हैं, उसके दांतों की किटकिटाने की आवाज़ इतनी दूर तक आ रही थी कि सब सुन के चौकन्ने हो गए थे और लोगों में डर भी बैठ गया था। उसकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो गोल गोल घूम रही थी, हाथ ऊपर की तरफ था, अंगुलियां पीछे की तरफ थी। 10 से 15 मिनट तक ये नज़ारा चला। उसके बाद सुमित्रा सामान्य हो गई। जब वो नॉर्मल हुई तो उसे होश आया कि मेरा बच्चा रो रहा है। उसने अपने बच्चे को लाड किया, दुलार किया, उसको चुप करवाया। पानी का जो घड़ा नीचे गिर गया था, पानी गिर गया था, वो उठाया, और उसने देखा कि ये जितने भी लोग हैं उसको चारों तरफ से घेर लिया है, लोग उसको घूर घूर के देख रहे हैं। तो सुमित्रा जो हैं वो मतलब अचरज से उनको पूछती भी है कि भाई क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हैं जो मुझे देख रहे हो, मेरा हाथ से पानी का घड़ा में तो भर के घर की तरफ जा रही थी, ये कैसे गिर गया। लेकिन अब चूंकि मारे डर के कोई उस सुमित्रा को बता नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ, उन्होंने सब ने उस चीज़ को नॉर्मल करने की कोशिश की कि नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसा ही हो। तो अच्छा, सुमित्रा को स्वयं को भी कुछ याद भी नहीं था कि कुछ हुआ है मेरे साथ या नहीं। सुमित्रा पुनः उस घड़े में है जो पानी से भर देती हैं और अपनी घर की तरफ चल लेती हैं। 4 से 5 दिन आगे वैसे ही सुमित्रा के नॉर्मली गुजरते हैं जैसे अब तक गुजरे थे। 5 दिन बाद पुनः वही घटना रिपीट होती है। इस बार होता ये है कि दिन का समय सुमित्रा घर पर रसोई में काम कर रही होती है। उसका जो बच्चा है वो आंगन में पास में सासू माँ के पास सो रहा होता है। उसकी जो सासू माँ है वो आंगन में बैठी हुई होती है। उसकी सासू माँ को अचानक से दांतों के किटकिटाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बड़ी जोर की थी और वो आवाज़ बाहर तक जा रही थी जहाँ उसकी सासू माँ बैठी हुई थी। जब वो आवाज़ उस सासू माँ के कानों में जाती है तो सासू माँ उस आवाज़ का पीछा करते हुए किचन की तरफ जाती हैं और वो देखती हैं तो सासू माँ वो नज़ारा देख करके स्तब्ध रह जाती हैं, डर जाती हैं। वो देखती हैं कि सुमित्रा के दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ है, अंगुलियां पीछे की तरफ है, दांतों से किटकिटाने की आवाज़ें आ रही है, ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही है और आंखों की पुतलियां भी गोल गोल वो भी ज़ोर से घूम रही है। अब ये नज़ारा सासू माँ पहली बार देखती हैं तो डर जाती हैं। मारे डर से सुमित्रा को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके आवाज़ें देने की कोशिश करती हैं। इसी डर में सुमित्रा तो आवाज़ नहीं सुनती लेकिन उनके पड़ोसी सुन लेते हैं। जब ये आवाज़ सुनते हैं तो सब इकट्ठे होते हैं और ये नज़ारा तकरीबन आगे 10 से 15 मिनट तक चल रहा होता है। ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना, ऊपर हाथ, अंगुलियां पीछे की तरफ, दांतों का किटकिटाना, आंखों का गोल गोल घूमना, ये सब कुछ नज़ारा चल रहा होता है। ये तकरीबन 15-20 मिनट तक ऐसा चलता है और 15-20 मिनट चलने के बाद सुमित्रा वही वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में हो जाती है। अब मज़े की बात यह थी कि जब सुमित्रा नॉर्मल होती थी तब उसके 10-15 मिनट के घटनाक्रम की घटना उसे कुछ याद नहीं होती थी। जब ऐसा हुआ तो सुमित्रा ने अपने आप को संभाला और पूछा कि सब लोग किचन में अचानक से क्यों आ गए, क्या हुआ। तब कहते हैं कि मारे डर के किसी ने भी सुमित्रा को बताने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ। लेकिन इस बार सासू माँ को एक और सूचना ये मिल गई थी कि सुमित्रा के साथ गांव के बीचों बीच में भी 10-15 दिन पूर्व ऐसी घटना हुई थी, क्योंकि जब पड़ोसी इकट्ठे होकर आए थे तो उन्होंने बता दिया था कि आपकी बहू के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन हम हमारे डर के आपको बता नहीं पा रहे थे। अब वो 70 का दशक, जब गांव इतने विकसित नहीं होते थे, गांवों के अंदर हॉस्पिटल नहीं होते थे, डॉक्टर नहीं होते थे केवल ओझा और झाड़ फूक वाले, तंत्र मंत्र वाले या भोपे। तो
नॉर्मली उस ज़माने में क्या होता था कि लोग ये समझते थे कि इसको कोई भूत प्रेत हो गया है या कोई डायन का साया हो गया है। सुमित्रा के साथ भी ऐसा ही हुआ। लोगों ने ये मान लिया कि इसको तो किसी डायन ने जकड़ लिया है, ये भूत प्रेत के साये में आ चुकी है और ये भूत प्रेत उसको जब चाहे उसे परेशान करता है। तो गांव के जो ओझा थे उन्होंने आए, सुमित्रा को दिखाया, कुछ भोपो तांत्रिक भी आए, दिखाए, लेकिन किसी को भी सुमित्रा की ये बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। सासू माँ इतनी डर चुकी थी कि जो सुमित्रा का पति था जगदीश सिंह, जो गांव से बाहर मजदूरी करता था, उसको भी घर बुला दिया। अब जो सुमित्रा का जो पति था जगदीश सिंह, इसके साथ एक अच्छी बात यह थी कि ये अपनी पत्नी सुमित्रा से बेहद प्रेम करता था, उसको अपनी पत्नी की बड़ी केयर थी। तो जब वो गांव आया तो वो स्वयं जब ये सारी बातें सुनी, उसकी माँ के मुख से सुनी, अड़ोसी पड़ोसी ने भी उसे बताया कि 3 दिन 4 दिन पहले भी गांव के बीचों बीच में ऐसी घटना हुई थी जब ये पानी लेने गई थी, वो सब सुनी। तो वो स्वयं भी काफ़ी चिंता में था। सुमित्रा के साथ कुछ दिनों तक वो रह रहा था। इस दरमियान उसने कोशिश भी की कि भाई सुमित्रा ठीक हो जाए, लेकिन वो द्वारा आता था तब भी आता था। उसके अलावा तो सुमित्रा वही नॉर्मल है, वो जी रही थी, अपने बच्चे को खूब प्यार करती थी, सास ससुर के साथ आराम से रह रही थी, घर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। इस बीच क्या होता है कि एक दिनांक होती है, और वो दिनांक होती है 16 जुलाई 1985। इस 16 जुलाई को दोपहर का वक्त होता है। सुमित्रा घर के में होती हैं, अपने पति सास ससुर के साथ होती हैं और अपने बेटे के साथ वो खेल रही होती है। तभी उसे वो फिर से दौरा आ जाता है। जोर जोर से सांसें लेना, आंखों का गोल गोल घूमना, दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ, अंगुलियां पीछे की तरफ और दांतों का किटकिटाना। अब उससे पूर्व जितने भी सुमित्रा को दौरे थे, उन दौरों में सुमित्रा कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन इस दौरान सुमित्रा कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में जब वो बोली तो उसके पति ने वो शब्द सुन लिए। सुमित्रा ने कहा कि आज से ठीक 3 दिन बाद, यानी जिस दिन ये दौरा पड़ा वो 16 जुलाई थी, 3 दिन बाद यानी 19 जुलाई, उस दिन मैं मर जाऊंगी। ये नज़ारा तकरीबन 10 से 15 मिनट चला। उसका पति भी पहली बार देख रहा था, और देखने के बाद जब सुमित्रा नॉर्मल हुई, तब जैसा कि मैंने बताया कि इस घटना में सुमित्रा को कुछ याद नहीं रहता था, तो उसके पति ने उसे बताया कि तुझे पता है तूने दौरे में क्या बोला? तूने कहा कि 3 दिन बाद तू मरने वाली है। अब सुमित्रा स्वयं भी चिंता में पड़ गई, क्योंकि उसको बेटा प्रिय था, उसका जीवन ऐसे तो ठीक ही चल रहा था, पति भी उसका अच्छा था, और वो मरना भी नहीं चाहती थी। वो स्वयं चिंता में थी कि ऐसे कैसे हो गया। अब 2 दिन बीते, वो तीसरा दिन 19 जुलाई 1985, वो जो वक्त जब सुमित्रा ने वो भविष्यवाणी की थी कि 3 दिन बाद मैं मरने वाली हूँ, तो घर के जो सदस्य थे उन्होंने, उसके पति ने, सुमित्रा ने, इन सब ने तय किया कि आज सुबह से लेकर शाम तक तुम दिन भर में ऐसा कोई काम मत करना जिसमें तुम्हारी मृत्यु होने का चांस रहे। मसलन तुम किचन में जाके खाना नहीं बनाना, शायद तुम आग से जल जाओ। रोज़ की तरह कुएं पर जाकर के पानी लेकर के नहीं आना, शायद पाँव फिसल जाए, तुम कुएं में गिर जाओ। जंगल से लकड़ी लेने के लिए मत जाना, शायद तुम वहाँ लकड़ी लेने जाओ, कोई जंगली जानवर के काटने से या सांप और बिच्छू के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाए। यानी वो कुछ भी काम तुम्हें नहीं करना है कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाए। वो निर्धारित तिथि 19 जुलाई आ चुकी थी। सुमित्रा उस दिन सुबह से लेके कुछ भी नहीं करती, घर के आंगन के बीचों बीच में बैठी थी। इवन अपने बच्चे को भी वो अकेली होती थी तो लाड प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उसे डर रहता था कि ऐसा नहीं हो उस दौरे में मैं अपने बच्चे को दबा के मार दूँ। उस दिन वो आंगन के बीचों बीच में थी। सासू माँ, उसके पति, घर के सारे सदस्य साथ थे। सुबह से दोपहर हो गई, डर के साए में थी कि पता नहीं अब कब द्वारा पड़े और कब क्या हो, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा था कि मृत्यु होगी तो कैसे होगी, और ये भी कोई निर्धारित नहीं था कि दौरा आएगा तो किस वक्त आएगा, वो कभी भी हो जाता था। दोपहर से शाम हो चली थी, घर में सब चिंता में थे, सब डर में थे। शाम होते होते सुमित्रा का दम घुटने लग गया। उसे लगा कि मैं पूरे दिन से घर में बैठी हुई हूँ, सांस कुछ ठीक नहीं आ रही, दम घुट सा रहा है, तो क्यों ना घर के बाहर दहलीज की तरफ जाकर थोड़ा बैठ जाऊँ, ताज़ा हवा आएगी। वो जब घर के बाहर दहलीज की तरफ बैठी ही थी कि उसे पड़ोस में रहने वाली उसे सखी दिखाई दे जाती है। वो अपने पड़ोस वाली सखी को आवाज़ देती है, वो सखी उसके पास आती है। अब सुमित्रा अपनी उस सहेली के साथ प्रेम से बैठे हुए बातें कर रही थी। बात भी बड़ी नॉर्मल तरीके से चल रही थी, दोनों आपस में हंसी ठिठोली से बातें कर रहे थे। अच्छा, सुमित्रा की जो भविष्यवाणी थी पूरे गांव में पता थी, और सुमित्रा के साथ दौरा चल रहा था ये भी पूरे गांव को पता था।
तो वो बातें भी नॉर्मल ही हो रही थी। इसी नॉर्मल बातों में उसकी सखी ने महसूस किया कि सुमित्रा स्तब्ध रह गई है, उसकी बात का वो जवाब नहीं दे पा रही है। तो थोड़ी देर बाद उसके सखी ने उसको हिलाने की कोशिश की तो पता चला कि ये तो बिल्कुल मूर्त की तरह हो गई है। अब चूंकि उसे पता था कि आज उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी है, वो डर चुकी थी। वो मारे डर के जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। नतीजा हुआ, सुमित्रा के घर के अंदर बैठे हुए उसके पति, उसकी सासू माँ और दूसरे सदस्य सब दौड़ के बाहर की तरफ आए। उन्होंने देखा तो सुमित्रा के अंदर प्राण नहीं थे। सुमित्रा को घर के अंदर लेके गए और गांव के अंदर जो ओझा थे, झाड़ फूक वाले जो थे, उनको लेके आए, उनको दिखाया। और उन्होंने भी ये सब देख करके ये घोषणा कर दी कि सुमित्रा अब नहीं रही, मर चुकी है। शाम का वक्त हो चला था। अब नॉर्मली होता ये है कि सूर्य अस्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, और सुमित्रा के बारे में सबको पता था कि इसके अंदर कोई भूत प्रेत का साया है। इसलिए गांव के लोगों ने तय किया कि सूर्य अस्त से पूर्व जल्दी से जल्दी उसका अंतिम संस्कार कर लिया जाए। गांव के सारे लोग जो लकड़ी काटने वाले थे वो शमशान में लकड़ी की व्यवस्था करने में लगे हुए थे। अब सुमित्रा जो कि मर चुकी थी, अब सनातनी संस्कृति के मुताबिक ये होता है कि अंतिम संस्कार से पूर्व उस मुर्दे को नहला धुला के तैयार करके शमशान घाट तक लेके जाया जाता है। और अगर कोई महिला शादीशुदा है तो शादीशुदा महिला को बाकायदा दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है और शमशान घाट तक लेके जाता है। अब सुमित्रा शादीशुदा थी, मृत्यु हो चुकी थी, तो जो गांव की और घर की महिलाएं थी वो उस लाश को नहला रही थी, दुल्हन की तरह उसको तैयार कर रही थी। बाकी जो गांव के जो पुरुष थे वो घर के बाहर सब इकट्ठे हो चुके थे, वो इंतजार कर रहे थे कि कब ये सब हो और हम उसको लेके जाए। इसी दरमियान एक डराने वाली घटना हो जाती है। इधर सूर्य अस्तांचल की तरफ था, सनसेट होने वाला था, हल्का हल्का अंधेरा छाने वाला था। गांव वालों को लग रहा था जल्दी करो, उसको लेके जाना है। अचानक से जहाँ पर उसकी लाश रखी हुई थी वहाँ से एक औरत चीखती हुई बाहर आती है। उसकी सांसें तेज थी, वो मारे डर के चिल्ला रही थी। ठीक थोड़ी देर बाद दूसरी औरत आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है। उस घर में एक बार फिर से डर का माहौल हो जाता है, सारी औरतों के बीच में कोहराम मच जाता है। जब पुरुष इन औरतों को पूछते हैं कि हुआ क्या, हमें बताओ, तो औरतें बताते हैं कि सुमित्रा की सांसें जोर जोर से चल रही है, दांतों के किटकिटाने की आवाज़ आ रही है, आंखें गोल गोल घूम रही है। लाश ने तो अचानक सी आंख खोल दी। सब भारे डर के अंदर जाकर देखते हैं तो सुमित्रा के वही हाल थे, वो दौरे वाले हाल जो उसके साथ पहले थे। गांव वाले एक बार फिर से उसी ओझा को लेके आते हैं, दिखाते हैं। वो एक बार फिर से उसको पूरा देखता है और इस बार वो देख करके एक बार फिर से डिक्लेयर कर देता है कि नहीं, ये मरी नहीं है, अभी उसके अंदर प्राण है, थोड़ा उसको अकेला छोड़ दो। सब उसको अकेला छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद सुमित्रा को होश आता है, तब उसका पति उसके पास जाता है और उसको गले लगाने की कोशिश करता है। तो कहते हैं सुमित्रा ने उसको धक्के से पीछे हटा दिया था। सुमित्रा ने कहा था तुम कौन हो और यूं क्यों मेरे गले लग रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। यानी वो अपने पति को जानने से इनकार कर रही थी। तब लोगों ने कहा कि उसको इसका बच्चा दिखाओ, उससे बड़ा प्रेम था, हो सकता है अपने बेटे को पहचाने। तो बेटे को भी लेके गए तो वो बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया, न सास को पहचाना न ससुर को पहचाना। तो लोगों ने कहा कि अंतिम समय जब ये मर रही थी तब इसने सहेली से बात करी, उसको सामने लाओ। तो सहेली को भी लेके गए तो सहेली को भी उसने पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा आप लोगों को मैं नहीं जानती, आप कौन हो, क्यों इस तरीके से मुझे घेरे खड़े हो। गांव के सारे लोग अचरज में थे। तो गांव वालों ने तय किया कि हो सकता है ये इसकी मृत्यु के बाद एक बार फिर से इसके सांसें आई है तो ये पहचान नहीं पाएगी, इसको थोड़ा दिन अकेला छोड़ दो। जब ये धीरे धीरे आप लोगों के साथ जीवन जिएगी तब उसको सारी मेमोरी है वापस आ जाएगी। गांव वाले अपने घर चले गए थे। सब में कहीं न कहीं खुशी तो थी कि चलो ये मरी नहीं, जिंदा है। वक्त बीतता गया। आगे तकरीबन 3 से 4 महीने का वक्त ऐसा बीता। उस वक्त में सुमित्रा ने किसी को पहचाना नहीं। लेकिन इस 3 महीने के दरमियान सुमित्रा एक काम किया करती थी। वो रोज़ पत्र लिखा करती थी और अपने पति जो पति उसका जो जगदीश सिंह था उसको वो लेटर दिया करती थी और उसका पति उसको पोस्ट किया करता था। अब इस घटना में मज़ेदार बात यह है कि न तो उसका पति पढ़ा लिखा था जगदीश सिंह, न वो सुमित्रा स्वयं इतनी पढ़ी लिखी थी कि लेटर लिख सके, लेकिन बावजूद उसके रोज़ ये प्रक्रिया चल रही थी। अब चूँकि पति अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था तब उसके जहन में एक चीज़ ज़रूर थी कि चाहती हैं वो कर लेते हैं, तो हो सकता है धीरे धीरे उसकी वापस याद आ जाए और वो समझ जाए।
ये सिलसिला रोज़ चल रहा था। इसी सिलसिले में एक दिन घटना ये होती है कि 20 अक्टूबर 1985 ये वो तारीख होती है। उस तारीख को जो जगदीश सिंह है उसके घर पर एक शख्स आता है और आकर के वो पूछता है कि क्या यही घर है सुमित्रा या जगदीश सिंह का। जगदीश सिंह घर से बाहर आते हैं और कहते हैं हाँ घर तो मेरा ही है, पर आप कौन, आपको पहचाना नहीं। तब वो अपना नाम बताता है राम सिया त्रिपाठी, और वो बताता है कि यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है दिव्यापुर, मैं वहाँ से आया हूँ। ये लेटर आपके यहाँ से पिछले 3 महीनों से मुझे हर रोज़ मिलते हैं। शुरू में तो मैंने इस लेटर को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि हर रोज़ मुझे कोई पत्र भेज रहा है तो मैं एक बार उससे मिल ही लूँ। अब ये जो राम सिया त्रिपाठी थे, जब ये मिलने के लिए आए थे तो अपने साथ एक बैग लेकर के आए थे। उनके बैग में कुछ सामान था और साथ में वो लेटर भी थे। जब ये बातें कर रहे थे राम सिया त्रिपाठी जगदीश सिंह से और उसके परिवार वालों से, तब अंदर बैठी सुमित्रा की कानों में राम सिया त्रिपाठी की आवाज़ चली जाती है और वो उसकी आवाज़ को सुन करके दौड़ करके आती है जिस जगह पर वो राम सिया त्रिपाठी बैठे हुए थे, और वो रोते हुए उन्हें गले लगा लेती है। अचानक घटित इस घटनाक्रम में परिवार वाले समझ ही नहीं पाते हैं, इवन राम सिया त्रिपाठी स्वयं भी नहीं समझ पाते। इसलिए सुमित्रा को जोर से धक्का दे के पीछे की तरफ करते हैं और उसे कहते हैं कि आप कौन हो, यूँ इस तरीके से मुझे गले लगाना ये उचित नहीं है, मैं आपको जानता भी नहीं। तो उसने कहा कि आपने मुझे नहीं पहचाना पापा, आप मेरे पापा हो और मैं आप ही की बेटी शिवा हूँ। राम सिया त्रिपाठी ने कहा कि नहीं, आप मेरी बेटी नहीं हैं और मैं आपको नहीं जानता, और मेरी बेटी शिवा तो मर चुकी है, क्योंकि शिवा की मृत्यु इस घटना से कुछ दिन पूर्व हुई, यानी 24 घंटे पूर्व हो चुकी थी। इस कहानी को मैं आगे बताऊंगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं ही शिवा हूँ। उसने कन्विंस करने की कोशिश की। राम सिया जो त्रिपाठी थे वो अपने साथ जो बैग लेकर के आए थे, और चूँकि जो पत्र वो रोज़ भेजती थी उस पत्र के अकॉर्डिंग ही वो बैग में अपने साथ एल्बम लेकर के आए थे। ये घटना जब थी तब तक उसके जो सुमित्रा थे उसके ससुराल के सारे घर वाले इकट्ठे हो चुके थे, पड़ोसी भी वहाँ उनका भी जमघट लग चुका था, क्योंकि सुमित्रा के घर में पिछले दिनों से यही चल रहा था, थोड़ा सा कुछ होता तो जमघट आ ही जाता था। तो सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हुए तो राम सिया त्रिपाठी ने कहा कि अच्छा तुम बता रही हो कि तुम मेरी पुत्री शिवा हो, तो प्रमाणित करो। प्रमाणित के लिए वो अपने बैग में अपने साथ रखे हुए एल्बम को बाहर निकालते हैं। राम सिया त्रिपाठी उस एल्बम को सुमित्रा के सामने रखते हैं। एक एक पेज से एक एक पिक्चर्स को वो देखना शुरू कर देती हैं और प्रत्येक पर बाकायदा पॉइंट आउट करके बताती हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी आप हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये वो रिश्तेदार है, ये वो रिश्तेदार है, सब बताते हैं। इवन एक पुरुष जो उस पिक्चर में होता है उसकी तरफ अंगुली करती है, कहती ये मेरा पति है जिसका नाम छेदी लाल है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, उसके 2 बच्चे भी थे जिनका नाम था टिंकू और रिंकू, ये दोनों मेरे बेटे हैं। राम सिया त्रिपाठी सुमित्रा को देख करके स्तब्ध रह जाते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन तभी वो एल्बम का पन्ना पलटता है, उसके सामने एक तस्वीर आती है और उसको देखते ही सुमित्रा डर सी जाती है, सहम जाती है। उसको बताने की कोशिश करने से पूर्व वो काफ़ी डर गई थी। राम सिया त्रिपाठी ने कहा क्या हुआ, तुम डर क्यों रही हो, ये कौन है, बताओ मुझे ये कौन है। तब वो कहती है कि पिताजी ये मेरी ननद है, इसका मेरे साथ झगड़ा हो गया था और इसी ने मेरे सर पे पत्थर से मार करके मुझे मार डाला था, यही तो है जिसने मेरी हत्या की थी। अब राम सिया त्रिपाठी जान चुके थे कि हो न हो ये सुमित्रा के अंदर है तो मेरी शिवा। वो काफ़ी अपनी पुत्री को लेके काफ़ी फफक पड़े, रोने लगे और शिवा को गले लगाया। गले लगाकर उन्होंने स्वीकार तो कर लिया कि बेटा हो न हो तू मेरी ही पुत्री है। तब ये जो राम सिया त्रिपाठी हैं ये अपनी पुत्री शिवा की कहानी वहाँ उसके जो जगदीश सिंह है उनके घर वालों को ये बताते हैं। ये बताते हैं कि 24 अक्टूबर 1962 को उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ था। उसने उस बेटी का नाम रखा था शिवा। ये शुरुआत में है जो दिव्यापुर में ही रहा करते थे। और ये राम सिया त्रिपाठी हैं वो ब्राह्मण परिवार से थे। तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा माहौल था। मेरी बेटी जो शिवा थी वो भी उस ज़माने में ग्रेजुएट थी। मैं स्वयं भी कॉलेज के अंदर लेक्चरर हूँ, पढ़ाता हूँ। और मेरी जो पुत्री हैं
ये भी उस ज़माने में कॉलेज में लेक्चरर थी। जब मेरी पुत्री शिवा, उसकी उम्र 18 बरस हो गई थी, तब मैंने उसकी शादी 1980 में छेदीलाल से करवा दी थी। ये शादी उसकी तकरीबन 5 से 6 साल तक चली थी। उसी दरमियान जो शिवा और उसका पति छेदीलाल था, उससे उनके 2 बच्चे हुए थे, रिंकू और टिंकू। लेकिन बावजूद उनके शिवा का वैवाहिक जीवन कुछ ज़्यादा सक्सेस था नहीं। कहीं न कहीं इसका कारण ये था कि शिवा जो थी, अपने ससुराल वाले ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला वही थी। बाकी उसका पति छेदीलाल और बाकी परिवार के लोग या तो अनपढ़ थे या साक्षर मात्र थे। तब अब परिवार में होता यह था कि एक तो उस ज़माने में पुरुष प्रधान मानसिकता, फिर महिला सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और इसमें फिर ससुराल वाले अनपढ़ हो, तो ये जो स्थिति थी वो शिवा के जीवन में कुछ अच्छी नहीं थी। फिर इसके जो ससुराल वाले थे वो हमेशा टॉर्चर भी किया करते थे। को लगता था कि उनका पिता जो कॉलेज में लेक्चरर हैं, जो पढ़ाने का काम करता है, उससे है जो धन ऐंठा जाए, पैसा ऐंठा जाए। ये उस ज़माने में अक्सर ऐसा होता था कि दहेज के लिए बहुओं को तंग करना, प्रताड़ित करना, उससे पैसे लेना, वो सब चल रहा था। ये जो शिवा थी, उसके साथ उसके ससुराल में उसकी ननद भी उसके साथ रहती थी और ननद के और शिवा के बीच में कोई ज़्यादा प्रेम नहीं था। और यही वजह है कि एक दिन उसकी ननद और शिवा के बीच में 18 जुलाई 1985 को झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े में उसकी ननद हैं वो शिवा के सर पर पत्थर से दे मारती हैं, शिवा की मृत्यु हो जाती है। और जो रामसिया त्रिपाठी हैं, उनके घर उनके रिश्तेदार के द्वारा खबर पहुंचाई जाती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। इसके घर वाले आनंद फानंद जब वहाँ जाते हैं तो उससे पूर्व ही शिवा के ससुराल वाले शिवा का अंतिम संस्कार कर लेते हैं। उन्हें तो केवल ये बताया जाता है कि आपकी पुत्री की जो लाश है वो रेलवे ट्रैक पर मिली थी। ये वो दौर था जब पोस्टमार्टम करना या फोटोग्राफी करना इतना था नहीं, लाश का अंतिम संस्कार हो चुका था। हालांकि रामसिया त्रिपाठी हैं वो पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन अब चूँकि लाश थी नहीं, अंतिम संस्कार हो चुका था, इसलिए जो उसके पति हैं छेदीलाल, उनके पिता, उनकी माँ और उनकी जो वो बेटी है, इन सब को कालांतर में जमानत मिल जाती है। जमानत पर ये सब लोग छूट जाते हैं। इधर जो रामसिया त्रिपाठी हैं, उनकी ये बेटी शिवा उनको सुमित्रा के रूप में मिलती है। तब अपनी ये बेटी को और उसका जो वर्तमान का जो ये पति होता है जगदीश सिंह, इनको अपने घर लेकर के जाते हैं, इनको अपने साथ थोड़े समय रखते हैं और रखने के बाद वो वापस अपने घर आ जाती है। इस कहानी में एक चीज़ ये की होती है कि जो सुमित्रा हैं, जिसके अंदर शिवा आ चुकी थी, ये अपने पहले वाले जो बच्चे थे रिंकू और टिंकू, उनको अपना लेती हैं और वर्तमान का जो उसका पति था जगदीश सिंह, इसे अपना लेती हैं और जगदीश सिंह से उसे एक बेटा हो रखा होता है, उसे भी अपना लेती हैं। ये फिर अपने ही ससुराल में अपने सास ससुर के साथ आराम से रहती हैं। और साल 1998 में ये जो सुमित्रा या फिर शिवा कह दें, ये बीमारी के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और ठीक उसके 2 साल बाद उसके पति जगदीश सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। जब ये घटना अखबारों के माध्यम से सब दुनिया के सामने आ रही होती है, तब अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि पुनर्जन्म के एक्सपर्ट्स थे, वो अपनी एक टीम बनाते हैं। टीम बना करके बाकायदा हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तान आकर के इन दोनों के गांव के प्रत्येक लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, प्रत्येक लोगों से मिलते हैं, वो सारी जानकारियाँ हासिल करते हैं, इवन डॉक्यूमेंट्स का भी कलेक्शंस करते हैं जितना उनको मिलता है। वो सारा कलेक्शन करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये बाकायदा इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये जो शिवा हैं या ये जो सुमित्रा हैं, इसका वाकई पुनर्जन्म हुआ था और ये दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रमाणित कहानी है जिससे साबित होता है कि पुनर्जन्म होता है। आज की कहानी तो यहीं तक थी। इस कहानी के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, आप ज़रूर लिखिएगा। और क्या पुनर्जन्म से संबंधित अगली एक कहानी आप सुनना पसंद करेंगे? अगर हाँ, तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने कहानी यहाँ तक सुनी ली है तो आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पूर्व कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।